हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ओनरशिप रिव्यू लेके MT-15 का जो यामा की तरफ से बाइक आती है। तो यार ये बाइक हमेशा देखो कहते हैं ना, एक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा धमाका करा था बाइक ने, जो KTM को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली टक्कर दे रही थी बाइक। तो ऐसी एक ऑनर ने ये बाइक ली है। तो यार देखो बाइक है, पहले लुक देख रहे हो यार, काफ़ी बढ़िया लुक लग रही है। देखो आई टाइप में जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइन आ रहा है। बाकी इस बाइक को अप्रॉक्स 2 से 3 साल हो चुके हैं जो ऑनर ने ली थी। तो हमने सोचा चलो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म ऑनरशिप रिव्यू लेके आए, क्योंकि तो इसमें इंजन ट्रांसमिशन वगैरह वो सारी R15 वाली दी गई है। बट जैसे नेकेड एंड एक स्पोर्टी वर्जन होता है उसी का डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर। तो हम अपने ऑनर को इनवाइट करेंगे और आएंगे और आपको पूरा इसका रिव्यू देंगे कि हाँ ये कैसे कैसे एक बाइक के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताएंगे, क्या सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड। तो इस बाइक को लेके हितेश भाई आया है, तो वेलकम हितेश भाई। कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल मस्त। हम पहले इलेक्ट्रिक बाइक का भी एक रिव्यू लेके आए थे हमारे चैनल पे। तो इनका भी चैनल, आप इनके चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, ये इन्होंने ही वो इलेक्ट्रिक बाइक को करा था। ये यामा MT-15 आ रही है। तो ये इन्होंने इनको अप्रॉक्स कितना टाइम हो गया आपको इस बाइक को लिए? ये ली थी मैंने 2019 दिसंबर में। हाँ, तो मतलब आपने उस टाइम कौन सी बाइक ऐसे मतलब सर्च में रखी थी कि हाँ मैं ये बाइक लूँगा? मेरा टारगेट था कि डायरेक्ट एक परफेक्ट प्रोडक्ट उठाया जाए, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। यामाहा जैसी रिलायबिलिटी नहीं है। हाँ ये तो बात है, देखो जापानीज़ की रिलायबिलिटी हमेशा से उसका मतलब कहते हैं ना, डाउट करने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। ये चीज़ उसमें हमेशा से अच्छी रही है, तो ये चीज़ यहाँ पे थी। तो वैसे आपने कोई लिस्ट में और भी कोई बाइक करी थी कि आपने डायरेक्टली इसी को चूज़ वैसे मेरी फर्स्ट चॉइस थी यामाहा R15 वर्जन 3। हाँ जी, क्योंकि वो 2018 में लॉन्च हुई थी, तो मेरा टारगेट वही था। बट विद टाइम मेरे को समझ आया कि अगर हमारे पैनल्स होंगे बाइक में तो वो आपको स्क्रैचेस भी ज़्यादा देंगे, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी और रिपेयर कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि प्लास्टिक पैनल्स में रिपेयर का ज़्यादा होता है, अगर ब्रोकन हो तो आपको काफ़ी पार्ट और एक्सपेंसिव ज़्यादा बढ़ जाता है, चेंज ही करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको इतने टाइम में चलाया, तो आपको कुछ ऐसे कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा बाइक के साथ आपका इतने टाइम के अंदर? बाइक बिल्कुल परफेक्ट रही। कुछ छोटे छोटे इश्यूज आए जो हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो जब मैंने ये बाइक खरीदी थी उस टाइम ये मुझे पड़ी थी 1,46,000। 1,46,000 ऑन रोड हम इसे कंसिडर कर सकते हैं अराउंड 155 to 58। वो आपका वेरी करता है स्टेट टू स्टेट वेरी होगा वो तो बिल्कुल। तो इसमें मतलब आपने इतने टाइम चलाए, तो इसमें आपको कोई मतलब अभी तक जो जैसे आपने परचेज करी, तो परचेज के बाद कैसा एक्सपीरियंस था यामाहा के साथ आपका उस टाइम? परचेज एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बट लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा, यामाहा की सर्विस है जो वो इतनी बढ़िया नहीं है। तो उसके लिए आपको खुद नॉलेज होनी ज़रूरी है, सो दैट आपकी बाइक परफेक्टली चलती रहे। हाँ, क्योंकि देखो आपको यार आजकल देखो हम सोशल नेटवर्क्स इतने बड़े हो गए, इतने सारे ऑप्शंस हो गए, तो यार आपको जब आपका व्हीकल हो तो आपको ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा आप लर्न करो चीज़ों को, क्योंकि देखो आपको नॉलेज होगी, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। वरना आप कहते हो ना, पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत ही चीज़ों की, तो आप किसी को सामने वाले को क्या क्या एडवाइस भी कर सकते हो, तो उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इतने टाइम में आपको जैसे इसकी वो सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आती है रेगुलर? सर्विस कॉस्ट अगर हम इसकी नॉर्मल सर्विस की बात करें, जो स्टार्टिंग की 5 फ्री सर्विसेज थी, उसके अंदर इसकी सर्विस कॉस्ट थी अराउंड 700 इनिशियल कॉस्ट। हाँ, तो अब इसके अब कितनी होनी लगी है? जैसे आपके 1 साल तो चलो फ्री, अब जैसे मैंने इसको यूज़ करते करते ये समझा, 4-5 सर्विस मैंने करवाई यामाहा से। उसके बाद मेरे को ये समझ आया कि एक तो यामाहा का इंजन ऑयल थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि मोटुल अगर मैं कंसिडर करूँ इस बाइक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मोटुल जब से मैंने डाला है, बाइक बिल्कुल स्मूथ हो गई है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, आपके जो सर्विस इंटरवल्स थे वो भी बढ़ गए हैं। उसके अलावा सबसे जो मुझे इसमें फ़ायदा हुआ है वो है एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एवरेज मैं इससे 63 किलोमीटर पर लीटर निकाल चुका हूँ। ये आपने मतलब टैंक टू टैंक मेजर करी थी या आपने? टैंक टू टैंक मैं पेट्रोल अमाउंट में नहीं डलाता, मैं लीटर्स में डलवाता हूँ, लीटर्स में डलवा के कैलकुलेशन करता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही करते हैं यार। मैं खुद भी लीटर्स में यूज़ करता हूँ कि जिससे आपको एक
आपको अपने सही पता चलता रहता है कि आपका कितना आपका फ्यूल कंज्यूम है, क्योंकि अमाउंट उसमें वेरी करता है, तो आपको क्वांटिटी में इशू रहेगा। मगर आप जब क्वांटिटी में डलवाओगे तो आपको पता है कि हमारा इतना लीटर ही फ्यूल आया, तो उससे आपको एफिशिएंसी चेक करने से आपको इतना पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट में अगर कोई इशू आ रहा है, इंटरनल इशू होगा, तो आपको वहाँ से बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अगर आप नहीं चेक करोगे तो वो नहीं, आप फ्यूल आप करोगे, आप अपने मनी वेस्ट करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है अपना इस वे से अपना क्वांटिटी और लीटर्स में डलवाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उसके अलावा मैं बाइक चला चुका हूँ अराउंड 18,000 किलोमीटर्स, और अभी तक मुझे जो दिक्कत आई है सिर्फ एक मेरी थ्रोटल वायर में प्रॉब्लम आई थी, सेकंड फ्रंट मास्टर सिलेंडर में प्रॉब्लम थी। तो मास्टर सिलेंडर का रिप्लेसमेंट किट आ जाती है, दैट कॉस्ट अराउंड 550, वो कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। और थ्रोटल वायर डलवाई थी, वो भी अराउंड 550-600 के आसपास पड़ी थी। थर्ड चीज़ जो मैं अभी तक रिपेयर करवा चुका हूँ दैट इज़ फ्रंट सस्पेंशन। जैसे कि अभी कंपनी ने वर्जन 2 में फ्रंट सस्पेंशन चेंज करके यूएसडी कर दिया है, बट यूएसडी हम अगर कंसीडर करें तो प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया के, क्योंकि रोड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी जो ये टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन था, इसको भी मैं एक बार रिपेयर करवा चुका हूँ अराउंड 13,000 किलोमीटर्स पे, क्योंकि हमारे यहाँ रोड बहुत अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो ऑफ रोडिंग ही हुई है। इंडिया के रोड तो ओवरऑल ही ऐसे है, और हमारे इस एरिया के थोड़े से ज़्यादा ही ख़राब है। और सेकेंडली अभी मैंने इसका रिसेंटली 17,500 किलोमीटर्स पे फ्रंट टायर चेंज किया है, वो भी मैंने एडवांस चेंज कर दिया क्योंकि पंचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हाँ, नहीं पंचर है तो देखो फिर जब डेली यूज़ करना तो प्रॉब्लम्स रहती हम रहती है। उसको एक लिमिट तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद हमें चेंज अपनी सेफ्टी के लिए वो ज़्यादा बेटर है, क्या वरना कहीं रात को किसी वजह से आप रुकोगे, आप ही को परेशानी होगी, और आप ही फेस करोगे उस चीज़ को। तो टॉप स्पीड है, जो टॉप स्पीड अराउंड 145 के आसपास टॉप स्पीड है बाइक की, मैं 135 तक चला चुका हूँ। तो उस टाइम आपको कैसा, मतलब उस टाइम आपको ऐसा लगा कि यार कि हाँ, जैसे आपने 100+ भी गए तो आपको कैसा लगा, कि ऐसा तो नहीं लगा कि यार मुझे बाइक की स्पीड डाउन कर देनी? बिल्कुल नहीं। जैसे 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, तो 6 स्पीड ट्रांसमिशन में आप 100 के ऊपर कभी भी क्रूज कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। मतलब इतनी वाइब्रेशंस भी नहीं है, आप कंफर्टेबल भी रहोगे। सबसे प्यारा है इसका सीटिंग पोस्चर, क्योंकि जो ड्राइवर चला रहा है उसका कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर कंफर्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जो मैंने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी उसका भी मुझे अर्गोनॉमिक्स का जो आइडिया लगा था इसी बाइक से लगा था। हाँ, क्योंकि जब यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ देखो यार, क्योंकि अगर आप जो ड्राइव करने वाला, राइड करने वाला ही कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पर एक इशू रहता है पिलियन का, क्योंकि पिलियन के लिए सीट पहले से ही थोड़ी छोटी है, हम उसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि पिलियन बहुत कम चलता है। हाँ, पिलियन के हिसाब से तो है। देखो आजकल क्योंकि जो बाइक्स आ रही है मैक्सिमम, जैसे जो स्पोर्टियर लुक्स वाली बाइक्स उनमें सब में यही प्रॉब्लम्स है कि ओवरऑल जो सीट्स है ठीक है बट नेग्लिजिबल है, इसके अंदर वो एक तरह से गवर्नमेंट का ही प्रेशर है कंपनीज के ऊपर कि आप इतनी ही सीट दो कि 2 ही बैठ पाए, ताकि ट्रिपलिंग हो ही ना पाए। हाँ, वो तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी है कि हाँ, इससे 2 से ज़्यादा पर्सन बैठने तो बस थोड़ी कुशनिंग हो जाती है, तो शायद वो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बेटर एक्सपीरियंस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं मॉडिफिकेशन में, कोई बड़ी बात नहीं। वो आपको थोड़ा चलो अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा, और कंपनी से होती तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता। तो इसमें आपको, जैसे आपने मोटुल का कौन सा इंजन ऑयल यूज़ कर रहा है, कौन से ग्रेड का? मोटुल का इसमें जो कंपनी प्रेफर करती है वो है 1040। तो 1040 ही सिंथेटिक आई थिंक मॉडल था 5100, मॉडल 5100 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। 1040 उसका ग्रेड था। 1040 मतलब देखो यार, ये चीज़ देखो, अगर ग्रेड सेम रखोगे तो इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, आपकी इंजन की लाइफ के लिए, लाइफ बढ़ जाती है। और लाइफ के लिए देखो इन्होंने तो माइलेज तक उससे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, तो और इससे ऊपर क्या चाहिए हमारे को? जब माइलेज से अच्छी मिल रही है, सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है, तो आई होप सो आपको सेम ग्रेड का ही यूज़ करना चाहिए। कभी इंजन ऑयल ग्रेड मत चेंज करो, सिंथेटिक की तरफ मूव कर दो, फुली सिंथेटिक की तरफ चल जाओ, बट ग्रेड कभी मत चेंज करो आपके इंजन को, अगर आपने बचाना है तो भाई आपका इतने टाइम एक्सपीरियंस रहा, तो आप ओवरऑल अगर अभी भी बाइक लेना चाहोगे तो आप अभी इस बाइक को रिकमेंड करोगे? मैं 100% रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बाइक है, आप इसे किसी भी कंडीशन में किसी भी हालात में चला सकते हो। तो इसमें जो आपका, जैसे आप इसमें स्पीडोमीटर वगैरह आता है, तो इसकी जो माइलेज वगैरह है उसमें और आपकी टैंक टू टैंक की माइलेज की डिफरेंस में वो बिल्कुल मैच करती है, एग्जैक्टली मैच करती है काफ़ी हद तक, मतलब आपकी एक्यूरेसी पे। आप अगर कहोगे कि इसमें सिर्फ 2% आप एरर ले सकते हो, 2% के अलावा एरर नहीं है। मतलब वो तो देखो यार, जब हम कहीं से स्टॉप करें तो उस टाइम हल्का फुल्का वेरी तो करेगा, 0-0 तो कभी 100% में नहीं चलता, बट फिर भी काफ़ी सही है अगर इसकी माइलेज आप यही इसकी अगर स्पीडोमीटर के हिसाब से। बाकी तो आपको देखो ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं कि आप अपनी माइलेज कितनी ज़्यादा बेस्ट निकाल सकते हो अपनी बाइक से। अभी एक और चीज़ अगर हम नोटिस करें
कि यामाहा की जितनी बाइक्स होती हैं सभी लोग मॉडिफाई करते हैं। मैंने इसको मिनिमम मॉडिफिकेशन के साथ मैक्सिमम लुक्स के लिए निकाला है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। थे तो हम आपको वो भी दिखाते हैं कि इन्होंने क्या इसमें मॉडिफाइड करा कि जिससे बाइक की लुक्स और एनहांस होगी थोड़ी सी। तो देखो यार, इसमें इन्होंने पहले आप देख रहे होगे तो आपको मॉडिफिकेशन के नाम पे मेरे को लगता है मेजर ज़्यादा फील नहीं हो रहा होगा, बट इन्होंने इसमें एक सेक्शन चेंज करा है। तो हितेश भाई खुद आएंगे इन्होंने क्या क्या इसके अंदर चेंजेस करे हैं तो बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर मैं बहुत सारे टेल टाइडी ट्राई कर चुका हूँ। ये है यामाहा FZ25 का ओरिजिनल पार्ट्स, एग्जैक्टली ओरिजिनल 3 पार्ट्स का है ये, और इसको मैंने बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग की तरह रखा है। वो आप देख सकते हो फिनिशिंग कैसी है। हाँ, ये इन्होंने देखो सेक्शन यहाँ पे पूरी की पूरी चेंजेस करे। तो इसमें आपको मतलब कुछ अलग चेंजेस करने पड़ा क्या? इसमें फिटमेंट होगी थी इसकी? इसमें एग्जैक्ट फिटमेंट नहीं होती, क्योंकि आप कोई भी बाइक लोगे तो वो अलग अलग तरह से डिजाइंड होती है। तो इस बाइक के अंदर मुझे जो टेल सेक्शन था, टेल सेक्शन के जो नट बोल्ट्स थे वो निकालने पड़े, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट डाल के सिर्फ 2 नट्स पे ही ये रुका है, और बिल्कुल परफेक्टली रुका है। आप इसके ऊपर वेट डालो, जो मर्जी करो, कुछ नहीं होगा, ये हिलेगा नहीं। वो जैसे मतलब कंपनी देता, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा अपनी एग्जैक्टली इंजीनियरिंग यूज करनी पड़ती इसके है। फर्स्ट जो ओरिजिनल टेल टाइडी थी वो यहाँ तक आती थी। उसमें इशू क्या रहता था, अगर आपकी बाइक को कोई पीछे से ठोक देता है तो आपकी टेल और पूरी बाइक पे इम्पैक्ट आता है। ये काफी छोटा, तो उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा था, इसलिए मैंने शॉर्ट टेल लगाई, सो दैट अगर पीछे से लगता है तो हमें नुकसान नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स आपका टायर खराब होगा, टायर पे इम्पैक्ट आके चेसी पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब जो पुरानी ओरिजिनल टेल थी वो चेसी के साथ डायरेक्ट अटैच थी सॉलिड में, तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो अच्छा, अभी तक मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा इसमें, मतलब जो पार्ट्स इंजन के रिलेटेड तो नहीं कुछ काम करवाना पड़ा? इंजन के रिलेटेड कोई काम नहीं करवाना पड़ा। देखो यार, मेजर छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं, वो देखो यार चीज़ है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा चलता है, बट है कि मेंटेनेंस और सर्विस तो मस्ट है। मेंटेनेंस सर्विस तो देखो अगर टाइमली करवाओगे तो आपकी बाइक की लाइफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और कुछ नहीं होगा। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करे एंड बेल आइकन को जो प्रेस कर ले, आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहेगी। एंड हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के अपडेट साथ साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद एंड वंदे मातरम।